नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। दोस्तों, भारत भी बड़ा अजीब देश है। भारत में राजनीतिक पार्टियां कभी किसी मुद्दे पर एक नहीं होती, चाहे कोरोना वायरस का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान और चीन से मुकाबले की बात हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर श्रमिकों के पलायन का विषय या फिर बेरोजगारी की बात हो। किसी भी मुद्दे पर देश की राजनीतिक पार्टियां कभी एकजुट नहीं होती। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सारी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और वो है आरक्षण का मुद्दा। आज़ादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण लागू किया तो उस समय ये कहा गया था कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए होगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसे आगे भी प्रमोट किया जा सकता है, यानी कि आगे भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन आरक्षण को ऐसी जरूरत बना दिया गया कि 70 वर्ष बाद भी उसका कोई अंत नहीं है। आरक्षण किसी पिछड़े व्यक्ति के अधिकार से ज्यादा राजनीति का हथियार बन चुका है। आरक्षण जैसे गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री कमलेश कुमार मौर्य जी। आप रेलवे विभाग से अवकाश प्राप्त हैं, वर्तमान में आप लखनऊ में निवास करते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे और उसके जवाब हम कमलेश कुमार मौर्य जी से लेंगे। सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में सर स्वागत है। धन्यवाद। अभी हम आरक्षण पर बात करने के लिए एकजुट हुए हैं, तो आखिर आरक्षण क्यों, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आरक्षण एक्चुअली जब हमारा संविधान बना था जी, उसमें समानता और लोगों के बीच में जो असमानताएं फैली हुई थी जी जी, उसको ख़त्म करने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जी, स्पेशली जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से असमान थे लोग, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जी जी, तो आरक्षण के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, निर्बल वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से वास्तव में दीनहीन हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी, जिससे कि समाज में जो है उनको भी एक समानता का अधिकार मिल सके। क्या लगता है कि वर्तमान में आरक्षण में जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, जो पहले की जो व्यवस्था है उसमें तो परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आज की व्यवस्था जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की बात जो हो रही है, जी जी, वो संविधान का पूरा हनन है। संविधान का एक तरह से समझ लीजिए कि दुरुपयोग हो रहा है। मतलब साफ तौर पर ये माना जाए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान की मूल विचारधारा है, जी जी जी, जो देश जब आज़ाद हुआ था उस समय जो है लोगों की जो एक सोच बनी थी कि समाज को हम बराबरी पर कैसे लाएं, असमानता को हम दूर कैसे करें। तो प्रतिनिधित्व देने की बात थी कि मतलब जो है जो वास्तव में समाज में पिछड़े लोग हैं। देखिए, यहाँ असमानता तो शुरू से ही है। जी बिल्कुल। कैसे? कारण क्या है कि यहाँ जो जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, जाति और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग और जितने भी इस तरह की जातियों में, वो पहले से उच्च और निम्न की भावना तो पहले से ही है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है जी जी, ये आरक्षण की पद्धति लाई गई, आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, जो भारत के संविधान में ये किया गया। अमूमन देखने को मिलता है कि आरोप लगते रहते हैं कि आरक्षण की वजह से समाज में विभाजन हो रहा है। इस तथ्य को आप कितना तार्किक मानते हैं? देखिए साहब, आरक्षण की वजह से कोई विभाजन नहीं हो रहा है। विभाजन तो जाति की वजह से हो रहा है। जो उच्च और निम्न वर्ग की जो जातियां हैं, जी, हम उन्हीं में विभाजित हैं। जी, हमारे बीच में जहाँ जो है उच्च और निम्न की जो है बात आ जाती है, वहीं पर हमारे बीच में असमानता आ गई। तो असमानता जब आ गई तो हम फिर जो है समानता की बात कैसे करें? आरक्षण एक राजनीति का भी केंद्र बन जाता है। जी हाँ। क्या आरक्षण पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, आरक्षण पर देखिए, आरक्षण पर जो राजनीति है वो तो अपने स्वार्थ के लिए हो रही है। जी, फर्स्ट थिंग, स्वार्थ इसलिए अभी जो व्यवस्था आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग की बात अभी करी गई है, हाँ, नए उसमें जो है 10% की जो एक दिया गया है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इनको जो है देने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान का पूरा एक तरह से समझ लीजिए कि संविधान को अस्वीकार कर दिया गया एक तरह से। जी, क्योंकि जो संविधान बना था उसमें जो दिया गया था कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, जी, मेन मूल उद्देश्य ये था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको दिया जाए। ये कोई वो आधार नहीं है कि दुर्बल, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको उच्चीकृत करने के लिए, गरीबों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। इसमें गरीब वर्ग सब नहीं है। पदोन्नति की बात करें तो आए दिन पदोन्नति पर भी सवाल उठते रहते हैं। जी हाँ। आरक्षण को पदोन्नति से मिलाकर जोड़ा जाता है। जी हाँ।
क्या पदोन्नति में आरक्षण रहना चाहिए? जब तक प्रतिनिधित्व बराबर नहीं मिलता है समाज में जी, तब तक तो उसकी ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि प्रतिनिधित्व समाज में बराबर नहीं मिल रहा? ना, समाज में प्रतिनिधित्व आज भी नहीं है। आज भी जितने भी बैकलॉग सरकारी नौकरियों में और ये सब बैकलॉग भरे पड़े हुए हैं, वो क्यों है? वो कारण केवल यही है कि उसमें रिजर्वेशन मतलब पद रहते हुए भी उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। जी। और फुलफिल ना करने का कारण आप समझते होंगे, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता आज भी ऊंच नीच की मानसिकता है। कई सामाजिक संस्थाएं या राजनीतिक तबके के लोग आए दिन आरक्षण को लेकर आंदोलन करते रहते हैं, विभिन्न तरीके की मांगें उठाते हैं कि आरक्षण पर जो बहस चल रही है, आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। क्या लगता है कि उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है? मैं तो समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक देखिए समाज में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व जी समान नहीं हो जाता है, बराबर नहीं हो जाता है, तब तक आरक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। और आरक्षण कोई भीख नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है कि मतलब हम कोई भिक्षा मांग रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने किया क्या आरक्षण में, फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति है उसको तो पूरा का पूरा जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा मिल नहीं रहा है। जी जी। ओबीसी में जैसे 27% है, आज भी मैं देखता हूँ कि जो है बहुत से ऐसी वैकेंसीज हैं लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पर उनको जीरो किया जा रहा है। आज भी उनकी वैकेंसी फुलफिल नहीं की जा रही है। SC ST में मैं देखता हूँ वो कहते हैं कि साहब उस कैटेगरी का आदमी नहीं मिल रहा है जो सक्षम हो। कौन सा सब मतलब उसकी क्या क्वालिटी है जो सक्षम होगा, किस तरह का सक्षम होगा। लेकिन सर अभी देखा जा रहा है अमूमन की निजीकरण को लेकर काफ़ी देश में चर्चाएं रहती हैं कि हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है। आप चूंकि रेलवे से भी आते हैं, रेलवे का भी निजीकरण करने की बातचीत चल रही है। अगर निजीकरण हो जाता है तो क्या लगता है कि आरक्षण पर चोट लगेगी? जो आरक्षण के माध्यम से लोग भर जाते हैं, नौकरियों में आ जाते हैं, क्या लगता है जो निजी? देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उसमें तो 20% जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में आरक्षण की बात हो रही है, मतलब किया था उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन जब सारे ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी जो आज की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ा रही है, महत्व दे रही है जी, तो मैं तो ये कहूँगा कि प्राइवेट कंपनियों में भी, प्राइवेट व्यवस्थाओं में भी हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका कहना ये सही है। और जिस प्रकार आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस पर हम वार्ता कर रहे हैं श्री कमलेश कुमार मौर्य जी के साथ में। एक सवाल और उठता है कि सर जो पदोन्नति होती है, विद्यालयों में प्रवेश है, नौकरियों में प्रवेश है, उसको लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं आरक्षण को लेकर। इस पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दीजिए। देखिए साहब, ऐसा है कि जो व्यक्ति जो मिल चुका है, जिसको समाज में सारा कुछ जिसको मिल चुका है और जिसको नहीं मिला है, अगर हम समानता की बात करते हैं तो आए दिन जो ये होते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब मंडल कमीशन आया था और 1990 में जब उस समय के प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब बीपी सिंह ने ये रखा था सदन पर, तो उनके समय में बवाल हुए थे। बिल्कुल, बवाल करने वाले कौन लोग थे सबको पता है। जो सक्षम थे वही लोग बवाल कर रहे थे। दुनिया भर की मारकाट हुई, उसमें विद्यार्थी लोग जो है काफ़ी आगे आए और सपोर्ट था राजनीतिज्ञों का। तो मेन चीज़ ये है कि जब इस तरह की व्यवस्थाएं मतलब बनी रहेंगी, आदमी की जो साइकोलॉजी है, अगर साइकोलॉजी इस तरह की होगी, हमारे समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था बनी रहेगी और लोग बराबरी की या समानता का जो हमारे संविधान में दिया हुआ है उस संविधान को अगर हम पालन नहीं करते हैं तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समाज में असमानता अगर बनी रहेगी तो वो समाज किस काम का? जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं वो अगर हमको नहीं मिलते हैं, बराबरी का अधिकार, उस जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार अगर नहीं मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा संविधान है वो हमारा अपना अधिकार नहीं दे पा रहा है, अगर इस तरह की सोच बनी हुई तो। एक अंतिम सवाल सर आपसे और करना चाहेंगे कि पिछड़ी जाति और SC ST जो भी तबके के लोग हैं उसमें कुछ मलाईदार लोग भी हैं, यानी कि जो ज्यादा लाभ ले रहे हैं, उनका आर्थिक स्टेटस काफ़ी अच्छा हो सका है, क्या उनको आरक्षण की आवश्यकता है? देखिए साहब, आरक्षण की व्यवस्था तो तब तक रहती है जब तक कि व्यक्ति जो है
सामाजिक जो पिछड़ापन है दूर न हो जाए। लेकिन जो 27% आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी, उसमें ये मलाईदार परतों की बात भी आई थी कि जिनका जो है एक निश्चित आय के बाद, जो कि हर साल रिवाइज होता रहता है, प्रेजेंट टाइम में 8 लाख रुपए हैं, तो 8 लाख रुपए पाने वाला सालाना इनकम जिनकी है उनको जो है उस रिजर्वेशन से हटा देना चाहिए। जी। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है 8 लाख के ऊपर पाने वाला जो अपना परिवार को भरे पोषण कर सकता है, लेकिन कब तक जी। इसमें लेकिन क्रीमी की भी दोबारा परिभाषित किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर की दोबारा परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए कि उसके डिपार्टमेंट, मान लीजिए उसके घर में कोई क्लास 1 क्लास 2 हो गया जी। और एक पीढ़ी तक वो जो है सरवाइव किया, उसके बाद फिर अगर उसी व्यवस्था में आ जाते हैं तो क्या क्रीमी लेयर हमेशा तो लागू नहीं किया जा सकता है। फिर उसको रिवाइव करके उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक स्थिति को रखते हुए उसको जो है लागू करना चाहिए, आरक्षण लागू रखना चाहिए। आरक्षण जैसे गंभीर विषय पर आपने हमारे स्टूडियो के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो समय दिया है, उसके लिए हम अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे साथ सुन रहे थे कमलेश कुमार मौर्य जी को। आपने बखूबी से आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर अपने विचार रखे। वास्तव में आरक्षण समझने का विषय है, इसे कब किसको कितनी आवश्यकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को लेकर राजनीति करती हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। अब हमें दीजिए इजाजत, हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ दोबारा रूबरू होंगे, हमारे साथ कोई और हस्ती होगी। तब तक के लिए नमस्कार।